नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं ताबिश हुसैन। किसानों के समर्थन में महापंचायतों का दौर जारी है। कल उत्तर प्रदेश के शामली में सरकार की इजाजत के बगैर धारा 144 के बीच किसानों की महापंचायत हुई। प्रशासन ने महापंचायत की जगह पर 3 अप्रैल तक बड़े स्तर पर लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगाई हुई है। इसके बावजूद महापंचायत हुई, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी पहुंचे। वहीं हरियाणा के सिरसा जिले के नथुसरी चौपटा में भी आज किसानों की महापंचायत हुई। इसमें इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय चौटाला को केसरी सम्मान से सम्मानित भी किया गया। गाजीपुर बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली में किसान पंचायत में उमड़ी भारी भीड़। हालांकि कोविड का हवाला देते हुए राज्य सरकार ने इसकी इजाजत नहीं दी थी, मगर उसने पंचायत रोकी नहीं। राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी सहित हजारों लोग इस पंचायत में चले आए। अगर कोई किसान पे लाठी बजाएगा, उंगली उठाएगा, उस उंगली को तोड़ने का काम करेंगे, हम धमकी देना चाहते हैं। यही बात आज फैसला ले लो। बड़ी पंचायत में कह रहा हूँ, फैसला ले लो। ये सरकार आपको भाव नहीं दे रही। अगले चुनाव में आप ही ने भाव मत देना, बिल्कुल भी। हरियाणा में भी शुक्रवार को ही एक महापंचायत हुई सिरसा में। यहाँ इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय चौटाला मौजूद थे, जिन्होंने हाल ही में किसानों के मुद्दे पर अपनी विधायकी छोड़ी है। सिरसा उनका गढ़ रहा है और वो अपनी वापसी का रास्ता खोज रहे हैं। और 6 तारीख कल का दिन है। मैं उम्मीद करूंगा कि जितनी भी राजस्थान की सीमाएं हमारे साथ रखती है, कल के दिन किसी एक भी रास्ते से कोई व्यक्ति हमारे हरियाणा में प्रवेश न कर सके। इन 2 राज्यों में उमड़ी भीड़ के बावजूद कृषि मंत्री संसद में जोर देते रहे कि किसानों का प्रदर्शन बस एक राज्य तक सीमित है। पूरे एक राज्य में गलत फहमी का शिकार हैं लोग। एक ही राज्य का मसला है। पिछले बार भी जब आपकी सरकार थी तो आप लैंड एक्विजिशन बिल लाए थे, जमीन अधिग्रहण का बिल लाए थे, और उस समय भी जब किसान खड़ा हुआ तो आपको बिल वापस लेना पड़ा था। आप अहंग और अहंकार की लड़ाई कांग्रेस पार्टी से जरूर लड़िए। शनिवार को किसान 12 बजे से 3 बजे तक देशव्यापी चक्का जाम करेंगे। हालांकि नेताओं ने दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड को इससे अलग रखने का ऐलान किया है। 26 जनवरी के बवाल के बाद किसान संगठनों का ये पहला बड़ा प्रदर्शन है। मोहम्मद गजाली के साथ आलोक पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। पटियाला के पास म्यून गांव में एक बार फिर से किसानों ने यहां चल रही फिल्म की शूटिंग को रोक दिया। एक हफ्ते में ये दूसरी बार है जब पटियाला में बॉलीवुड कलाकारों की शूटिंग को रोका गया है। बॉबी देओल की मशहूर वेब सीरीज आश्रम के लिए यहां शूटिंग चल रही थी, जिसे किसानों ने रोक दिया। मौके पर पुलिस भी पहुंची और हालात संभालने की कोशिश की। इससे पहले भी जानवी कपूर और सुशांत सिंह आदि कलाकारों की शूटिंग को भी पटियाला में रोका गया। किसानों का कहना था कि इन फिल्मों में कॉर्पोरेट घरानों का पैसा लगा हुआ है। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुशांत सिंह ने इस मामले को सुलझाया था। एक महीने से ज्यादा अरसे से जेल में बंद स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को कल सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। अपने फैसले में उसने कहा कि अंतरिम जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगा। इंदौर में अपने शो में हिंदू देवताओं का अपमान करने के आरोप में 1 महीने से ज्यादा वक्त से जेल में बंद स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के लिए सुप्रीम कोर्ट बड़ी राहत लेकर आया। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे ही फारूकी को अंतरिम जमानत दे दी। मुनव्वर की ओर से कहा गया कि गिरफ्तारी प्रक्रिया में 2014 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन नहीं किया गया। गिरफ्तारी से पहले कोई नोटिस या वारंट जारी नहीं हुआ। उसे परेशान किया जा रहा है। यूपी पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट भी लिया है। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम अंतरिम जमानत देते हैं और इस पर मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस देते हैं। यूपी पुलिस के प्रोडक्शन वारंट पर भी रोक लगाई जाती है। दरअसल 2014 में शीर्ष अदालत ने गिरफ्तारी से पहले अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तय की थी। इसके मुताबिक बगैर ठोस कारण के पुलिस द्वारा गिरफ्तारी न की जाए। सीआरपीसी की धारा 41 के तहत गिरफ्तारी से पहले पुलिस अफसर को गिरफ्तारी के कारण और सामग्री रिकॉर्ड करने होंगे और खुद को संतुष्ट करना होगा कि गिरफ्तारी जरूरी है। गिरफ्तारी को प्रताड़ित करने का साधन नहीं बनाया जाना चाहिए।
मजिस्ट्रेट को भी वारंट जारी करने से पहले न्यायिक विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। गिरफ्तारी व्यक्ति को अपमानित करती है। पुलिस को अंग्रेजों के जमाने की तरह काम नहीं करना चाहिए। मुनव्वर को बीजेपी विधायक के बेटे की शिकायत पर 5 अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया था। निचली अदालत और हाई कोर्ट दोनों ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अब मध्य प्रदेश पुलिस और सरकार कटघरे में है और उसे सुप्रीम कोर्ट में आकर ये साबित करना होगा कि इस गिरफ्तारी में उसने कानून का पालन किया है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक प्रक्रिया में शामिल रही है। भोपाल से अनुराग द्वारी के साथ, दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। 1 रुपए राम के नाम, ये कोई हिंदुत्व का नारा नहीं है, लेकिन राजस्थान में एनएसयूआई द्वारा चलाया गया अभियान है। राजस्थान में इस अभियान से कांग्रेस की भारतीय राष्ट्र छात्र संगठन भाजपा को टक्कर देना चाहती है। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस राम मंदिर के बैंक अकाउंट नंबर बांट के लोगों को ये सलाह दे रही है कि राम मंदिर का चंदा सीधे राम मंदिर के अकाउंट में डालें, न कि किसी अन्य संगठन के हाथों में। 1 रुपया राम के नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। 1 रुपया राम के नाम। हिंदुत्व की परिभाषा से जुड़े ऐसे नारे अब राजस्थान में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन या कांग्रेस की एनएसयूआई लगा रही है। कांग्रेस का दावा है भाजपा से जुड़े संगठन राम मंदिर के नाम पे जो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, वहाँ वो कई जगह लोगों पे दबाव भी डाल रहे हैं। एनएसयूआई कहती है उनका मकसद चंदा इकट्ठा करना नहीं है, सिर्फ जागरूकता अभियान चलाना है। राम मंदिर को हम कहीं ओपोजिशन नहीं कर रहे। जो भगवान राम के नाम पर एक फर्जी हिंदुत्व ये जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उस फर्जी हिंदुत्व से हमारी लड़ाई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस लोगों के बीच राम मंदिर ट्रस्ट के बैंक खाते के नंबर बांट रही है। कांग्रेस का कहना है सिर्फ राम मंदिर के अकाउंट में पैसा डालो, किसी अन्य संगठन को चंदा मत दो। हाल ही में भोपाल में वीएचपी ने राम मंदिर के नाम चंदा इकट्ठा करना शुरू किया है। उसको भी भगवान राम जन्मभूमि में श्रद्धा से कोई दान करना है, राशि देना है। तो ये मोदी जी ने चलाया है डिजिटल इंडिया, डिजिटल माध्यम से पेटीएम माध्यम या बैंक अकाउंट नंबर है, उन बैंक अकाउंट में ये सीधे राम जन्मभूमि को जाएगा। लेकिन भाजपा का आरोप है कांग्रेस का मकसद जागरूकता नहीं, राजनीति करना है। भले ही एनएसयूआई हो या दूसरे लोग हो, वो इस पर बिना वजह की सियासत कर रहे हैं। राम इस देश में सियासत का मुद्दा नहीं है और अब राम के नाम पर इस तरीके की ओछी राजनीति करना, ये कांग्रेस का चेहरा उजागर हो गया। कोई इस पर दबाव नहीं है और कोई नारेबाजी आप देख ही रहे हैं स्वयं। कोई दबाव किसी पर नहीं, किसी पे कोई दबाव नहीं। आपकी इच्छा है, दें चाहे ना दें। स्व इच्छा से वोट समय आएगा तो वोट देंगे। राम मंदिर की परिभाषा पे अब तक भाजपा ने अपना हक माना था, लेकिन लगता है अब कांग्रेस को भी इसका हिस्सा चाहिए। भोपाल से अनुराग द्वारी के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना और लॉकडाउन के दौर में बीएमसी ने अपने स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई तो करवाई, लेकिन मुंबई में करीब 60,000 बच्चे ऐसे हैं जो इससे बाहर रह जा रहे हैं। सवाल उठता है कि अगर मुंबई का यह हाल है तो देश के दूसरे हिस्सों में हालात कैसे होंगे। मुंबई के मानखुर्द इलाकों के झुग्गियों में रहने वाले ये बच्चे इसी तरह किताबों से पढ़ाई करते हैं। स्कूल भले ही ऑनलाइन शुरू हुए हों, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से बच्चे किताबों से पढ़कर अपना पाठ्यक्रम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वे परीक्षा कैसे देंगे, ये भी एक सवाल है। दिनों से लॉकडाउन चल रहा है, 10 महीनों से, और हमारी जो पढ़ाई एकदम पीछे होते जा रही है। हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं सही ढंग से, जैसे कि हमें पढ़ना चाहिए। अभी हम मोबाइल नहीं है, इसी की वजह से तो हम और ही नहीं पढ़ पा रहे हैं। बीएमसी की ओर से जारी जानकारी के अनुसार शहर में करीब 60,000 बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार मुंबई के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में करीब 6,20,000 बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिनमें से 60,945 बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। 37,213 बच्चों के पास स्मार्टफोन या कंप्यूटर की सुविधा नहीं है, तो वहीं 20,367 बच्चों के पास इंटरनेट उपलब्ध नहीं है। लॉकडाउन के समय कुल 37,292 बच्चों ने पलायन किया था, जिसमें से 4,286 बच्चों से बीएमसी प्रशासन अब तक संपर्क नहीं कर पाया है। हालांकि बीएमसी इस कोशिश में है कि जिन बच्चों के पास ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा नहीं है, उनके लिए भी व्यवस्था हो सके। जो बच्चा हमारे संपर्क में नहीं है, उसके लिए तो हमने वो जो पालक मित्र बनाए हुए, बालक मित्र बनाए हुए, शिक्षक मित्र बनाए, हमारे जो टीचर है वो भी उनके यहाँ जाके उनको ढूंढते हैं और उनको
जाके पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो जो कुछ पैंडेमिक सिचुएशन में कोरोना की जो कुछ गाइडलाइंस दी हुई है उसके मुताबिक उसकी सुरक्षा देख के वो जो कुछ SOP है वो फॉलो करके वो काम कर रहे हैं। ये बच्चे स्कूल नहीं जाते, घर पर हैं और ये एकदम गरीब परिवार के हैं। उनके पास मोबाइल नहीं है, उनके पालक जो है नहीं खरीद सकते मोबाइल, तो हम शिक्षक मित्रों की सहायता से इन स्लम के बच्चों को रोज 6 से 8 कभी 6 से 7 पढ़ाने में परम आनंद की अनुभूति होती है। और ये जो बालक मित्र पालक शिक्षक मित्र हैं, यही हमारे देश के भविष्य हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में अगर हजारों की संख्या में बच्चों के पास ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है तो ये समझा जा सकता है कि देश के दूसरे हिस्सों में हालात कितने खराब होंगे। ऐसे में ज़रूरत है कि प्रशासन की ओर से ऑनलाइन के साथ ही ऑफलाइन पढ़ाई की भी व्यवस्था की जाए, ताकि गरीब बच्चों की परेशानी कम हो और किसी की पढ़ाई अधूरी न रह जाए। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में ताजा बर्फबारी हुई है। भारी बर्फबारी से राजधानी शिमला में चारों तरफ बर्फ की चादर दिखाई दे रही है। मॉल रोड समेत शहर की तमाम सड़कें बर्फ की चादर से ढकी हुई नजर आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बर्फबारी के बाद रास्तों से बर्फ हटाने का काम चल रहा है और भारी बर्फबारी के चलते लोगों की जिंदगी भारी मुश्किलों से भी गुजर रही है।